स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। आज हम प्रकाश की एक घटना जिसको कि हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको समझेंगे और इस पर आधारित बहुत सारे जो दैनिक जीवन से रिलेटेड घटनाएं हैं उनको भी हम यहाँ समझेंगे और उसके बाद हम कुछ अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो विशेषता हमारे पुराने प्रीवियस वीडियो के आधार पर होंगी, लेकिन वो हैं इसी चैप्टर से संबंधित। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों जैसे कि धूल के कण आदि या जो वातावरण में गैस के अणु होते हैं उनसे टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि ये अणु जो हैं उन प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर रहे हैं। प्रकाश की किरणें उन छोटे छोटे कणों से, धूल आदि के कणों से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वास्तव में क्या हो रहा होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब ये प्रकाश की किरणें उन अशुद्धियों, धूल आदि के कणों पर टकराती हैं तो ये उसमें अवशोषित हो जाती हैं, यानी ऊर्जा का वो कण जो होते हैं अवशोषण कर लेते हैं और उन कणों में उपस्थित अणु जो है उस ऊर्जा के कारण जो है दोलन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से दोलन करते हुए अणु विभिन्न दिशाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश ऐसा लगता है कि इन अणुओं पर टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में बिखर गया है। तो वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में तो ऊर्जा जो सूर्य से आ रही है वो इन कणों में अवशोषित हो जा रही है और अवशोषित होने के पश्चात इसमें क्योंकि अणु उपस्थित होंगे और वो अणु जो है दोलन प्रारंभ कर देते हैं और दोलन करते हुए ये अणु जो हैं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ये ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में जाती है। तो इस तरह से हमें लगता है कि सूर्य का प्रकाश इन कणों पर पड़ने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में बिखर गया है। तो ये मुख्य कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन का। अब इसके लिए एक जो है साइंटिस्ट हुए रेले, उन्होंने एक नियम बताया जिसको कहते हैं रेले का प्रकीर्णन नियम। इस नियम के अनुसार जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो जो है प्रकाश की तरंग के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा होता है उसकी तीव्रता और उस आपतित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में एक उन्होंने संबंध बताया। वो संबंध क्या है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ पावर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होगा। तो क्लियर है। और ये जो नियम जो है तब लागू होता है जब जो प्रकीर्णन है, जहां से प्रकीर्णन हो रहा है, यानी जो कण है, कण का साइज जो है वो आपतित वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। यानी जो जिन कण हैं, धूल के कण या जो गैस के अणु हैं, उनका साइज जो है आपतित होने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से छोटा होना चाहिए। यदि उससे बड़ा है, यानी जो कण हैं उनका साइज वेवलेंथ जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं उससे बड़ा है, साइज बड़ा होने पर यह नियम लागू नहीं होता। यह नियम तभी लागू होता है जब जिन कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है उनका साइज जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से छोटा है और यदि बड़ा है मान लिया
तो फिर जो है ये नियम नहीं लगेगा और सभी रंग यानी सभी जो तरंग दैर्घ्य हैं उनका प्रकीर्णन समान रूप से होगा। जो 7 रंग होते हैं प्रकाश सूर्य के प्रकाश में, उन 7 रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से तब होगा जब इन कणों का साइज जो है तरंग दैर्घ्य से के बराबर या बड़ा है तो निश्चित रूप से यह नियम लागू नहीं होने वाला है। जब तक उन कणों का साइज छोटा है तो इसी नियम के अनुसार, रेले नियम के अनुसार ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो जैसा कि मैंने नोट कर रखा है टाइम थोड़ा बचाने के लिए, देखिए ये नोट है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों, धूल कणों आदि पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में विसरित बिखर जाती हैं। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका कारण है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में स्थित धूल कणों आदि पर आपतित होकर अवशोषित हो जाती है, जिससे कणों में उपस्थित अणु ऊर्जा पाकर दोलन करने लगते हैं। दोलन करते हुए अणु विभिन्न दिशाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन प्रारंभ कर देते हैं। अतः सूर्य का प्रकाश इन असंख्य कणों से यादृच्छिक दिशाओं, रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाता है। तो यहां पर क्या है, ये धूल के कण है, मान लिया प्रकाश इधर से आ रहा है सूर्य से, इन कणों पर आपतित होगा और इन कणों पर आपतित होने के पश्चात क्या होगा, ये अवशोषित हो जाएगा और अवशोषित होकर के इन कणों में उपस्थित जो अणु होंगे वो दोलन प्रारंभ कर देंगे और दोलन करते हुए वो अणु जो है विभिन्न दिशाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश जो पड़ रहा है इन कणों पर वो विभिन्न दिशाओं में बिखर रहा है। इस तरह से सभी संभव दिशाओं में ये प्रकाश इन कणों पर पड़ने के पश्चात बिखर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और रेले का प्रकीर्णन नियम के अनुसार उन रंगों का, उन तरंग दैर्घ्यों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। यानी जो हमारे शुरुआत के रंग हैं, बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा और इधर जो बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें रंग हैं जैसे कि लाल रंग है, उनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इस नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई है तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई समानुपाती है 1/λ की घात 4। अतः दीर्घ तरंग दैर्घ्य लाल रंग वाले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा लघु तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यह नियम तब लागू होता है जब प्रकाश का प्रकीर्णन उन सूक्ष्म कणों से हो जिनका आकार को हमने ए लिख रखा है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटा हो, तो यह नियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। नहीं लागू होने का मतलब है कि सभी रंग समान रूप से प्रकीर्णित होंगे। अब हम अपने दैनिक जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं लेते हैं जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती हैं। सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है तो और समुद्र का पानी भी नीला होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणें जिसमें कि सभी रंग होते हैं, सभी 7 रंग होते हैं, उनका प्रकीर्णन होता है। किससे होता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों, गैसों के अणुओं से प्रकीर्णन हो जाता है। और जैसा कि अभी बताया गया रेले नियम के अनुसार उन रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिससे कि क्या होता है कि जो बैंगनी, जामुनी, नीला इन रंगों का प्रकीर्णन हो गया। यानी आने वाला प्रकाश जब उन कणों पर पड़ा
तो ये रंग जो है, जिनकी जो है तरंग दैर्घ्य कम है, वो समझो वहां से निकल गए और निकल करके पूरे वायुमंडल में जो है फैल गए, जिससे कि आकाश में नीला दिखाई देने लगा और जल जो है भी नीला दिखाई देने लगा। अब आप कहेंगे कि बैंगनी क्यों नहीं दिखाई दिया, जामुनी रंग का क्यों नहीं दिखाई दिया, नीला ही क्यों दिखाई दिया? इसका कारण यह है कि हमारी जो आंख है नीले रंग के लिए अधिक संवेदी है, इसलिए हम यह है और रंग न दिखाई दे करके हमें नीले रंग का आकाश और नीले रंग का जो है समुद्र का जल दिखाई देता है। तो यहां पर जो हमने घटना की बात की कि आकाश का रंग तथा समुद्र का जल नीला दिखाई देना, तो ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा हो रहा है। ये जो हमें दिख रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला तथा आकाश नीला, समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है। इसको हम डिटेल में उसी तरह से लिखेंगे कि जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों पर, धूल आदि, उसमें गैसें भी हैं, गैसों के अणु है, गैसों के अणु आदि पर पड़ती हैं, तो लघु तरंग दैर्घ्य यानी हम कहेंगे बैंगनी, जामुनी और नीला, इन रंगों की तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक कौन सा रंग बिखरते हैं टकराने के पश्चात? वो है बैंगनी, जामुनी, नीला होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंख नीले रंग के लिए अधिक संवेदी है, अतः हमें आकाश तथा समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। यदि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल न हो, जैसा कि चंद्रमा पर नहीं है, तो हमें आकाश काला दिखाई देगा, फिर नीला नहीं दिखाई देगा। तो नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा होता है, और उसी कारण ही हमें समुद्र का जल भी नीला ही दिखाई देता है। अब हम दूसरी एक घटना लेते हैं। बादलों का, ऊंचाई पर स्थित बादल जो होते हैं, बादलों का सफेद दिखाई देना। ठीक है, बादलों में बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और इन बहुत छोटी बूंदों, ड्रॉपलेट्स का जो आकार है वो जो है टकराने वाले, आपतित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ा है। अतः जो है रेले का प्रकीर्णन नियम यहां पर लागू नहीं होगा।
जब लागू नहीं होगा तो सभी रंगों की जो है तरंग दैर्ध्य जो है, या कहें सभी रंग जो हैं, वो समान रूप से इन छोटी छोटी बूंदों से प्रकीर्णित होंगे। जब सभी रंग समान रूप से प्रकीर्णित होंगे तो हमें जो सभी का मिक्सचर कैसा होगा? सफेद। इसीलिए बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि बादलों में उपस्थित छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदों का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है, जिससे सभी रंग समान रूप से प्रकीर्णित हो जाते हैं। या होते हैं, जिससे हमें बादलों का रंग या बादल सफेद दिखाई देते हैं। बादल जो है सफेद दिखाई देते हैं। एक और घटना है कि हम देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तब उस सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, तो ये भी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये मान लिया पृथ्वी है, सूर्योदय हो रहा है, यहां पर दर्शक है पृथ्वी पर, तो सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं। वायुमंडल में अधिक दूरी किसकी तुलना में? दोपहर के समय की तुलना में। दोपहर के समय की तुलना में ये इतनी दूरी तय की सूर्य से आने वाले प्रकाश ने, और सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाला प्रकाश अधिक दूरी तय करता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य से आने वाला प्रकाश अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण जो है वातावरण में उपस्थित धूल के कण वायु में जो है विभिन्न गैसों के अणु से टकराता है वो, तो कम तरंग दैर्ध्य वाले रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग प्रकीर्णित होकर के बिखर जाते हैं। इधर के आ गए हैं, नीला आ गया है, बैगनी आ गया है, जामुनी आ गया है। जो कम तरंग दैर्ध्य वाले हैं उनका प्रकीर्णन हो गया, वो कहां चला गया? आकाश में चला गया। और जो बचा हुआ रंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है वो बच गया उसका, क्योंकि प्रकीर्णन कम हुआ। तो प्रकीर्णित प्रकाश जो है कौन सा है? जो कि जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश से निकल गया, हट गया, और हम तक यानी दर्शक तक पहुंचने वाला रंग जो है वो लाल बचा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और वो सबसे कम प्रकीर्णित हो रहा है। दोपहर के समय उसका रंग पीला हो जाता है। तो तुलनात्मक ढंग से हम देखें तो यहां पर जो है अधिकतर रंग जो है यानी लाल से पहले तक के ज्यादातर रंग जो है शुरुआत में सुबह के समय या जो है सूर्यास्त के समय जो है प्रकीर्णित हो गए हैं, और यहाँ जो है दोपहर के समय उतना प्रकीर्णन नहीं हो पाया। तो मिक्सचर करके सभी रंगों का मिक्सचर जो है, हालांकि शुरू वाले जो कम तरंग दैर्ध्य वाले थे
रंग, उनका तो प्रकीर्णन हो ही गया, सब मिलाकर के औसत रूप से उसका रंग पीला हो गया। लेकिन सुबह या सूर्यास्त के समय जितने कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग थे उनका पूरी तरह से प्रकीर्णन हो गया, यानी वो सूर्य के प्रकाश से निकल गया बाहर, और बचा क्या? लाल रंग। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसके अलावा हमने देखा होगा कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं, खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे का सिग्नल देखा होगा लाल रंग का होता है। उसका कारण भी यही है, जिससे कि हम आसानी से दूर से उसको देख लें। खतरे का संकेत का रंग लाल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अतः इस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिससे खतरे का संकेत हमें आसानी से दिखाई दे जाता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं और प्रकीर्णन पर आधारित हैं, और परीक्षा में भी पूछी जाती हैं, तो इनको हमें समझ लेना चाहिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि ये न्यूमेरिकल हमारे जो है इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए गए सूत्रों पर आधारित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आइए समझते हैं, इनको कैसे हल करेंगे जानते हैं। ये हमने यहां पर लगा दिया है प्रश्न, और इसको पढ़ करके हम समझाते हैं। देखिए प्रश्न है कि यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों समान हैं, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण समान है और उसका मान ए जो है ए है, दोनों का मान प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण का मान ए है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? और ये यूपी 2018, 19, 20 में प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर जो हमें सूत्र मालूम है वो क्या है कि देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2/2 बराबर अपान साइन ए बटे 2। ये क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। ये जो है यहाँ पर प्रिज्म का कोण है, और जो डेल्टा एम करके लिखा हुआ है ये विचलन कोण है। जैसा कि हमें प्रश्न में मालूम है कि प्रिज्म का कोण क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण बराबर है विचलन कोण के, और उसका मान ए दिया गया है। तो ए का मान, प्रिज्म कोण का मान तो ए है ही है, विचलन कोण का मान भी जो है वो ए ही है। तो हमें अपवर्तनांक पता करना है, तो ये शर्त लगा दीजिए इसमें। तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। तो ये हो गया साइन 2a बटे 2 अपान साइन ए बटे 2। तो देखिए 2 कट गया, तो ऊपर आ गया साइन ए बटे साइन ए बटे 2। और एक त्रिकोणमिति का सूत्र होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। क्योंकि यहां पर 2a की जगह पर a है, तो साइन ए का मान हो जाएगा 2 साइन ए बटे 2
cos a बटे 2। तो ये गणित से हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, आगे हल करेंगे। तो ऊपर साइन ए का मान हो जाएगा 2 sin a बटे 2 cos a बटे 2 बटे साइन a बटे 2। साइन a बटे 2 साइन a बटे 2 कट गया, तो म्यू का मान आ गया 2 cos a बटे 2। यही अपवर्तनांक दिया गया है। अब इस प्रश्न में यदि a का मान दिया गया होता तो हम a का मान यहां पर रख करके जो है इसको हल कर लेते, क्योंकि a का मान कुछ दिया नहीं गया है, तो a के पदों में हमने इसका म्यू का मान, अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी समबाहु प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। यहां पर इस दूसरे प्रश्न में हमें समबाहु प्रिज्म दिया गया, ऐसा प्रिज्म जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। जब भुजाएं समान होंगी तो प्रिज्म का कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा प्रश्न 2 में। तो यहां पर समबाहु प्रिज्म होने की वजह से प्रिज्म कोण जो है, जिसको हम ए कहते हैं, वो हो गया 60 डिग्री का। और विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण जो है, न्यूनतम विचलन कोण, इसको हम डेल्टा एम कहते हैं, वो दिया गया 30 डिग्री। तो हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, म्यू ज्ञात करना है। तो अभी जो सूत्र लिखा था उसी से साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2, इसी से लगाएंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन, ये देखिए 60 और इसका मान 30 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2। तो ये हो गया 90, 90 बटे 2 45 हो गया, साइन 45 डिग्री बटे साइन जो है 30 डिग्री। इसका मान रखें, साइन 45 होता है 1 बटे √2 और साइन 30 1 बटे 2। इसको हल करें तो 1 बटे √2 और ये जो है 1 बटे वर्गमूल 2 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे 1। इस 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। तो 2 कट गया, √2 कट गया, वर्गमूल 2 कट गया है, तो वर्गमूल 2 आंसर आ गया। और इसका दशमलव मान क्या होता है 1.414, ये आ गया म्यू का मान। ये दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है उसमें 4 पार्ट हैं और वो 2005, 7 और 9 में पूछा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर से प्रश्न जरूर हर साल पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी एक प्रश्न पूछा गया है विचलन कोण पर ही आधारित, और वो प्रश्न था कि विचलन कोण जो है, यदि आपको मालूम है कि विचलन कोण किस किस पर निर्भर करता है तो उस प्रश्न का आप आंसर दे सकते थे, क्योंकि विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है और विचलन वो किस पर निर्भर करता है, प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ पर और प्रिज्म के कोण पर जो है विचलन निर्भर करता है। तो उसमें बताया गया था कि प्रिज्म का कोण तो जो है समान है। 3 प्रिज्म हैं जिनके अपवर्तनांक अलग अलग दिए गए थे। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। 3 अलग अलग अपवर्तनांक दिए गए थे, जैसे μ1 दिया गया है 1.5, μ2 दिया गया है 1.3, μ3 दिया गया है 1.2, और सभी प्रिज्मों के प्रिज्म कोण समान है। प्रिज्म कोण का मान लिया सभी के लिए 60 डिग्री है। तो डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3 में संबंध क्या होगा, तो डेल्टा m का मान जो होता है μ-1 इंटू a, ये होता है सूत्र हमने निकाला है। तो इससे पता लगता है कि विचलन कोण जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। तो तीनों के लिए प्रिज्म का कोण तो 60 डिग्री है, तो ये तो हट गया। अब पदार्थ पे निर्भर करेगा, यानी पदार्थ के अपवर्तनांक पे निर्भर करेगा। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका विचलन कोण भी सबसे अधिक हो जाएगा। तो अपवर्तनांक पहले वाला सबसे अधिक है तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा क्योंकि वो 1.3 है, तो उसके बाद और सबसे कम विचलन इसका होगा। तो ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया था लास्ट ईयर भी। तो दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में देखिए क्या है, प्रश्न 3,
यहां पर 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म में पीले प्रकाश का अपवर्तनांक √2 है। यानी प्रिज्म का कोण दिया गया है 60 डिग्री और अपवर्तनांक म्यू दिया गया है √2 √2। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करो। क्या निकालना है अल्पतम विचलन की स्थिति में? सबसे पहले निकालना है अल्पतम विचलन कोण, डेल्टा एम निकालना है। दूसरा है हमें निकालना है आपतन कोण, आपतन कोण आई निकालना है। तीसरा जो है अपवर्तन कोण आर निकालना है और चौथा जो है निर्गत कोण जिसको हमने ई कह रखा है वो ई निकालना है। अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण ये निकालने हैं और ये चीजें दी गई हैं। तो पहला हम फार्मूला लगाते हैं। म्यू बराबर होता है, यहां पर जो फार्मूले लगेंगे वो देखिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2। सबसे पहले अल्पतम विचलन कोण निकालना है। तो म्यू का मान √2 है, बराबर हो जाएगा साइन ए की वैल्यू है 60 डिग्री, इसका मान तो निकालना ही है बटे 2 और साइन नीचे है 60 बटे 2 यानी 30 डिग्री आ गया। तो ये इधर आ जाएगा 30 डिग्री, तो वर्गमूल 2 गुणा साइन 30 डिग्री, तिरछी गुणा होने से ये इधर आ गया। इधर बच गया साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो ये हो गया √2, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 बराबर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब देखिए इसको हल करें तो ये बचता है 2 को क्या लिखा जा सकता है? 2 को लिखा जा सकता है √2 यानी वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होता है। तो ये कट गया, बराबर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब ये यहां पर कितना है? 1 बटे √2, 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2 जो आ रहा है 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। ये जो होता है साइन 45 का मान होता है, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे √2 होता है। तो हमने यहां पर लिख दिया साइन 45 डिग्री, तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब यहां पर ये इस कोण की तुलना कर दीजिए, 45 डिग्री बराबर हो जाएगा इस कोण के जो इधर साइन में लिखा हुआ है। तुलना करने पर कोणों की तुलना कर दीजिए, दोनों तरफ कोणों की तुलना कर दिया तो ये 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर हो गया 45 डिग्री के। 2 को उधर भेज दीजिए तो 60 प्लस डेल्टा एम बराबर हो गया 90 के, तो डेल्टा एम बराबर हो गया 90 माइनस 60 बराबर हो गया 30 डिग्री के। तो इस तरह से न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है आपतन कोण। तो इसके लिए हमें एक सूत्र मालूम होना चाहिए। न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण और प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है? ये होता है, देखिए डेल्टा न्यूनतम विचलन की स्थिति में के लिए सूत्र है ये, डेल्टा एम बराबर होता है 2i माइनस ए। ये फार्मूला है, न्यूनतम विचलन, आपतन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध है। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा, जो कि हमें 30 डिग्री आ चुका, वैल्यू रख दीजिए, ये दूसरा पार्ट है इसका प्रश्न का। तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2i माइनस ए, और माइनस ए का मान पहले से ही मान 60 डिग्री, इसको इधर ले जाइए तो 2i बराबर हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री के, तो i बराबर हो जाएगा 90 बटे 2, तो i बराबर हो गया 45 डिग्री का। आपतन कोण पता हो गया। इसी तरह से न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। ए बराबर होता है 2 गुणा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण मतलब ए बराबर होता है 2r के, क्योंकि ए बराबर a1 प्लस a2 होता है और r1 बराबर r2 इक्वल टू r, तो a बराबर हो गया 2r के। a का मान हमें मालूम है 60 डिग्री बराबर 2r के, तो r बराबर हो गया 60 बटे 2 यानी 30 डिग्री हो गया अपवर्तन कोण।
अब एक कोण हमें और पता लगना है, निर्गत कोण। और यहां पर यह भी याद रखने की, ये सब देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति दी गई है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ये सब याद करना था। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। तो चौथा पार्ट जो है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर होता है ई के, और आई का मान हम 45 डिग्री निकाल चुके हैं, अतः ई बराबर भी 45 डिग्री ही होगा। यह प्रश्न हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा प्रश्न देखिए, ये 2011 उत्तर प्रदेश बोर्ड का है, चौथा प्रश्न है। प्रश्न 4 है, क्या किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, डेल्टा एम की वैल्यू 30 डिग्री है, तथा प्रिज्म के प्रथम तल पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। अपवर्तन कोण का मान आर बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो, म्यू ज्ञात करना है। ये चौथा प्रश्न है, किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण जो है 30 डिग्री है तथा प्रिज्म के प्रथम तल पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए डेल्टा एम बराबर होता है, एक तो 2i माइनस ए, यह है। तो इसमें हमें देखिए डेल्टा एम तो दिया गया है, आई मालूम नहीं है, ए भी मालूम नहीं है, तो इसका मतलब हम ये प्रश्न नहीं लगा सकते, पर हमें क्या निकालना, लेकिन हमें निकालना क्या है, अपवर्तन कोण जो है 30 डिग्री दिया गया, आर की वैल्यू दी गई है, तो हमें मालूम है कि ए बराबर होता है 2r, तो ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री बराबर हो गया 7 डिग्री। ए का मान हमें पता लग गया। अब तो म्यू निकालना बहुत आसान हो गया, है ना, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो है, अब म्यू बराबर हो गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2। तो म्यू की वैल्यू जो है निकालनी है, साइन ए का मान हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2। तो ऊपर हो गया 45, क्योंकि 90 बटे 2 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री ऊपर आया, नीचे आया साइन 30 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान होता है 1/2 अंडर रूट का वर्गमूल 2 का, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 गुणा 2/1। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2, कट गया, तो म्यू का मान आ गया वर्गमूल 2। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई मुश्किल प्रश्न नहीं होता है। यदि आपने समझा है तो ऐसे पेपर में बहुत कम ही मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखिए, एक एक नंबर के प्रश्न अक्सर इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, इसी भाग से। तो देखिए बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ता है सूत्र कौन लगेगा, है ना। सूत्र जो मटेरियल दिया हुआ है, यानी जो चीजें दी गई हैं उसको देख करके हम डिसाइड कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इधर, पांचवा प्रश्न, न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक प्रकाश किरण समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। क्या है कि आपतन कोण जो है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। आई बराबर है 3/4 ए, ऐसा दिया हुआ है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करिए। देखिए आपतन कोण, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध जैसा कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में पहले शुरू में लिखा था, तो वही डेल्टा एम बराबर होता है 2i माइनस ए। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये सूत्र लगता है। अब यहां पर बताया गया है कि समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो यहां पर 2 इंटू ये कितना है 3/4 ए माइनस ए, तो ये कट गया, तो 3a/2 माइनस ए घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा a/2। ये एक नंबर का प्रश्न हल हो गया, अल्पतम विचलन कोण पता लग गया। छठा प्रश्न देखिए, किसी पतले प्रिज्म, अब पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन हमने पिछले वीडियो में बताई थी
तो अब बात है पतले प्रिज्म की। पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए बराबर दिया गया 4 डिग्री का। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया म्यू बराबर दिया गया 1.5। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। ये यूपी 2013 का प्रश्न है और ये वाला 2014 का प्रश्न है यूपी का। अब यहां पर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला है, ये पतले प्रिज्म के लिए विशेष करके है। तो म्यू का मान 1.5 है माइनस 1 इंटू ए कितना है 4 डिग्री है। तो ये हो गया 0.5 इंटू 4 डिग्री, गुणा करेंगे तो 2 डिग्री आंसर आ जाएगा। डेल्टा एम का मान 2 डिग्री हो गया। एकदम से आसान। अगला प्रश्न है वो भी पतले प्रिज्म का ही है। 7वां प्रश्न देखिए। 7वें प्रश्न में क्या है कि 6 डिग्री कोण के पतले प्रिज्म में प्रिज्म से 3 डिग्री का विचलन उत्पन्न होता है। यानी ए का मान दिया गया 6 डिग्री और विचलन कोण दिया गया है डेल्टा एम 3 डिग्री दिया गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये 3 डिग्री है ना, तो यहां 3 डिग्री लिख दीजिए। और ये 6 डिग्री है, 6 डिग्री, हाँ 7 डिग्री मत समझिएगा। तो ये म्यू माइनस 1 इंटू 6 डिग्री, 6 डिग्री को इधर भेज दीजिए। 3 डिग्री बटे 6 डिग्री बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1। ये हो गया 1/2। 1/2 बराबर हो गया म्यू माइनस 1। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.5 बराबर हो गया म्यू माइनस 1। 1 को इधर भेज दीजिए तो 1 प्लस 0.5 बराबर हो गया म्यू के। तो म्यू बराबर हो गया, इसको जोड़ दिया तो 1.5 आ गया। म्यू का मान आ गया। अगला 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न क्या है कि बैंगनी तथा लाल रंग के लिए किसी प्रकाशिक माध्यम का अपवर्तनांक बैंगनी और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक म्यू भी दिया गया 1.54 और लाल रंग का म्यू आर दिया गया है 1.51। ये बैंगनी और लाल रंग के लिए प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक दिए गए हैं। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण ए का मान 5 डिग्री है तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करना है। क्या निकालना है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसका सूत्र हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया था। थीटा का मान होता है, थीटा बराबर होता है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला है, लगाना है 1.54 माइनस 1.51 इंटू ए। ए का मान दिया गया है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री यहां लिख दीजिए तो बराबर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए तो बचेगा हमारा 0.0 और ये 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा इंटू 5। तो ये 5 डिग्री है तो 5 या 15, 0.15 डिग्री ये आ गया आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण। प्रश्न नंबर 8 एकदम आसान है और ये भी यूपी बोर्ड का ही क्वेश्चन है। ये 2008 का क्वेश्चन था। लास्ट ईयर का मैंने बता ही दिया कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक नवा प्रश्न देखिए। इस नवे प्रश्न में क्या निकालना है? यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। सिद्ध करना है कि जो है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर, जितना वायु में रखने पर है, जल में रखने पर 1/4 रह जाएगा। तो सीधा सा प्रश्न है, हालांकि इसमें दिया गया है ए म्यू जी का मान दिया गया है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया 3/2 और दूसरा दिया गया है ए म्यू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू जल
का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया है 4/3। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला, क्योंकि यहां पर उस प्रिज्म को जल में रखा गया है, तो कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में मालूम होना चाहिए। डब्ल्यू म्यू जी बराबर होता है ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू। तो इस तरह से हमने देखा ए म्यू जी का मान 3/2 है बटे 4/3, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 3 बटे उलट गया ये 4, तो हो गया 9/8। तो पहले डेल्टा एम जल का वाला निकालें, ये हो जाएगा म्यू, और म्यू का मतलब है डब्ल्यू म्यू जी होगा -1 इंटू ए। डब्ल्यू म्यू जी का मान 9/8 - 1 इंटू ए, तो ये हो गया, हल करने पर आएगा 1/8। ये आ गया डेल्टा एम जब पानी में रखा गया, जल में रखा गया। अब हमें इसी प्रिज्म को जब वायु में रखा जाता है तो कितना आएगा डेल्टा एम, जब हमने इसको वायु में रखा, ए लिख दिया है, एयर बराबर हो जाएगा म्यू ए म्यू जी -1 इंटू ए। देखिए ये हो गया 3/2 है दिया गया, 3/2 -1 इंटू ए, तो ये हो जाएगा a/2 डेल्टा एम एयर के लिए। अब हमें इन्हीं दोनों में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए इसको इससे भाग दे देते हैं, डेल्टा एम डब्ल्यू बटे डेल्टा एम इंटू ए बराबर हो जाएगा a/8 भाग a/2। तो ये हो जाएगा a/8, ये उलट जाएगा तो 2/a हो जाएगा, a से ये कट गया, तो ये 2 × 2 जो कि 8, 1/4 हो गया। इसको इधर भेज दीजिए, और हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? जब हम इसको इधर भेज देंगे, इसको ये डेल्टा एम एयर वाले को, डेल्टा एम वाटर वाला जो है बराबर हो जाएगा 1/4 गुणा डेल्टा एम एयर वाला। देखिए पानी में रखने पर जो विचलन है वो वायु में रखने पर प्राप्त विचलन का 1/4 है। यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। पानी में रखने पर कितना हो जाएगा? वायु में रखे विचलन कोण का 1/4 सिद्ध हो गया। ये 2 नंबर का प्रश्न था 2013 का। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न है, किसी पदार्थ में लाल, बैंगनी और पीले रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः लाल का दिया गया है म्यू आर दिया गया है 1.52, म्यू बी दिया गया है 1.62 और म्यू वाई दिया गया है 1.60। किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी और पीले रंग के लिए अपवर्तनांक इस तरह से हैं। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है, ओमेगा ज्ञात करनी है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लगा दीजिए, हल हो गया, है ना। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई -1, ये है। तो म्यू बी का मान 1.62 माइनस 1.52 बटे 1.60, इसको माइनस कर लीजिए तो आएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1.1 बटे 1.60। तो इस तरह से ये जो है 10 बटे दशमलव हटाइए तो 160 हो गया, 1 0 है, 1/16 आ गया। दशमलव में बदल सकते हैं, इसको बदलना चाहें तो जो है या इसको ऐसे लिखा रहते थे, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/16। तो ये वर्ण विक्षेपण क्षमता आ जाती है इस पर पदार्थ की, प्रकाशिक पदार्थ की। एक अब लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन रह गया है, वो है एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल और बैंगनी रंग के अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल और बैंगनी रंग के अपवर्तनांक, लाल का अपवर्तनांक
1.61 दिया गया है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दिया गया 1.65। पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ओमेगा दिया गया है 0.08। प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री है। पीले रंग के लिए विचलन कोण जो है 5 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। तो प्रिज्म कोण की गणना दो तरह से की जा सकती है। हालांकि फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा अंतर आ जाएगा आंसर में यदि हम दो तरह से प्रश्न को लगाएं। भाई, या तो हम पहले म्यू पीले रंग के लिए इसका अपवर्तनांक निकाल लें, है ना, और फिर जो है सॉल्व करें, और नहीं तो हम दूसरे एक और तरीके से म्यू वाई का मान निकाल सकते हैं। म्यू वाई का मान हो जाएगा 1.61 प्लस 1.65 बटे 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दें, क्योंकि पीले रंग को मध्यवर्ती रंग कहते हैं। तो ये हो गया 6 6 6 12 2, चलिए ये आ गया तो 1.63 ये आ गया पीले रंग का म्यू वाई। अब हमें जो है निकालना है क्या कि प्रिज्म कोण पता करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइए। ये देखिए ओमेगा दिया गया है। देखिए ओमेगा कर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होती है म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। अब इसमें देखिए एक तो हमने म्यू वाई ऐसे निकाल लिया, दूसरे हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे म्यू वाई का मान। हमने क्या कहा था कि दो अलग अलग तरीके से हम यदि सॉल्व करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा अंतर आता है। एक तो तरीका है म्यू वाई निकालने का ये कि दोनों म्यू आर और म्यू बी को जोड़ करके 2 से भाग दे दें तो म्यू वाई पता लग जाता है, या फिर इस सूत्र के आधार पर हम निकालें म्यू वाई का मान। म्यू वाई देखिए सभी के मान तो दिए गए हैं इसमें, तो म्यू वाई निकल जाएगा आसानी से, थोड़ा अंतर जरूर आएगा, है ना। और प्रिज्म के विचलन को प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री है। 5 डिग्री दिया गया है, प्रिज्म कोण की गणना करनी है। पीले रंग के लिए विचलन कोण दिया गया है, तो डेल्टा, अब देखिए डेल्टा एम वाई बराबर हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये साथ सूत्र लगना है भाई, इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे म्यू वाई का मान थोड़ा अंतर आएगा। मैंने कहा यहां पर तो ये म्यू वाई का मान हम यही प्रयोग कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन इस सूत्र को लगा करके भी म्यू वाई का मान निकाला जा सकता है, वो कुछ इससे अलग आएगा। तो म्यू वाई डेल्टा एम वाई की वैल्यू 5 डिग्री दी गई है, बराबर हो जाएगा म्यू वाई का मान हमारा यहां पर आया 1.63 माइनस 1 इंटू ए। इसको भाग दे दीजिए तो आ जाएगा, और इसको इधर ले जाइए तो 5 डिग्री बटे ये आ जाएगा 0.63 बराबर हो जाएगा ए के। तो ए का मान आ जाएगा 500 बटे 63। इसको भाग देंगे तो करीब 7.9 डिग्री आ जाएगा। और यदि हम इस सूत्र को लगा करके म्यू वाई निकालेंगे तब ए का मान जो आएगा वो 10 डिग्री के करीब आएगा। मतलब इसमें 8 डिग्री आ रहा है इस तरह से लगा करके। और यदि हम इस फार्मूले को लगा करके फिर हम ए निकालें, नहीं भाई इस फार्मूले को लगा के क्या करेंगे, पहले म्यू वाई निकालेंगे। अभी तो म्यू वाई आ गया सीधा सा, इस फार्मूले को लगा करके म्यू वाई का मान कुछ अलग आएगा, और बाद में सूत्र हमें यही लगाना है, क्योंकि हमें पीले रंग के लिए विचलन कोण दिया गया है 5 डिग्री का। तो जब हम इस फार्मूले को लगा करके जो है प्रिज्म कोण निकालेंगे तो उसका मान आएगा 10 डिग्री। यहां आ रहा 7.9। दोनों सही हैं, जैसे भी लगा सकते हैं दोनों तरीके।